चलिए स्टार्ट करें क्या? तो जिन लोगों को डाउट है, सब लोग आए हैं, तो डाउट वाले बच्चे ना मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो आपने से किसी को डाउट पूछना है? बताओ है तो। भाई शुभांकर, तुम्हारा डाउट है कि नहीं? तुमने ग्रुप में भेजा था। और कौन लोग हैं? और एकता है, मैंने डाउट पूछा था अभी शाम को। तो ये आपने ट्राई किया नहीं? ऐसे भेज दिया, आप सॉल्व ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपसे। ये जो थ्योरम लास्ट लिख हाँ मेरा ऑप्शन ए आ रहा है, उसमें ऑप्शन बी आ रहा है। अच्छा, क्योंकि जो लास्ट थ्योरम मैंने लिखा था उसी पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाँ, चलिए ट्राई करते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, ये कह रहा है कि x1 x2 x7 बी द, तो x1 से लेके x7 तक रैंडम सैंपल है, मतलब आईडी रैंडम वेरिएबल है, मीन जीरो वेरिएंस थीटा। सो नॉर्मल मीन जीरो वेरिएंस थीटा है। के आपको एक दे रखा है x1 स्क्वायर से लेके, अच्छा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, और यहाँ है x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर से लेके x7 स्क्वायर। तभी आप ध्यान रखो, देखो तो इसको आप एक साथ रखो, इसको आप अलग ले आओ, ठीक। तो इसको मैं ऐसा ले लेता हूँ तत्काल x अपॉन एक्स प्लस वाई टाइप का। तो जो आपका x है, अच्छा डायरेक्टली आपको लग रहा होगा डायरेक्टली तो आएगा नहीं, कोई बात नहीं, आप क्या करो इसको भी थीटा से डिवाइड कर दो। समझो यहाँ से कि ये जो ईच एक्स आई है वो नॉर्मल जीरो थीटा है, तो एक्स आई अपॉन रूट थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो ये आपका हो गया नॉर्मल 0 1। ये एक्स आई अपॉन रूट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब एक्स आई, सो ये काई स्क्वायर 1 है। तो एक काम करो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो गया जैसे x, मतलब यहाँ भी थीटा से डिवाइड कर दिया और इस पूरे को मैंने थीटा से डिवाइड कर दिया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन थीटा, एक्स टू स्क्वायर अपॉन थीटा सब नॉर्मल हो गया। तो अच्छा यहाँ पे काई स्क्वायर 1 हो गया, तो काई स्क्वायर 1 काई स्क्वायर 1। तो अभी आपके पास क्या है? ये है काई स्क्वायर 2 और ये है काई स्क्वायर 2 प्लस काई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक कितना? काई स्क्वायर 5। तो काई स्क्वायर 2 है और ये काई स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है, तो मतलब हो रहा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई टाइप का है। अब ये काई स्क्वायर 2 गामा में क्या होता है? अब लिखा ना काई स्क्वायर एन इज गामा एन बाई टू 1/2। तो एन आपका 2 है ना यहाँ पे, तो गामा 1 कॉमा 1/2, गामा 1 कॉमा 1/2 प्लस गामा 5/2 कॉमा 1/2, ठीक है।
अब क्वेश्चन सॉल्व करने से ही एग्जाम क्लियर होगा ना, आप लोगों को थ्योरी कितना आता है उससे, है ना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन जो बच्चा नहीं कर पाएगा तो एग्जाम में मार्क्स कहाँ से आएंगे? आप अगर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में तो मार्क्स कहाँ से आएगा? तो एग्जामिनर को थोड़ी पता है एग्जाम में कि आप कितना इंटेलिजेंट हो या आपके एमएससी में कितने मार्क्स हैं। वो तो ये देख रहा है कि अभी आपने कितना परफॉर्म किया गेट एग्जाम में या जैम एग्जाम में, तो उससे ही डिसाइड होगा कि आपके कितने रैंक आएंगे। तो ये सब सीखना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ये है, तो वही अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कई लोग जल्दीबाजी में ये भी कर सकते हैं कि ऊपर का स्क्वायर 2 नीचे का स्क्वायर 7, तो उसको ऐसा लगेगा f हो जाएगा 2,7, बट वैसा कब होगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट हो, जो कि नहीं है यहाँ पे अभी, है ना, क्योंकि ये तो हाँ, तो अगर आपने ये सोचा कि का स्क्वायर 2 है का स्क्वायर 7 है तो f 27 बना देते हैं, तो गलत हो गया ना, क्योंकि आपने थ्योरम का कंडीशन ध्यान नहीं दिया कि वो का स्क्वायर m अपॉन का स्क्वायर n जो होता है, तो वहां पे का स्क्वायर m का स्क्वायर n इंडिपेंडेंट होने चाहिए। यहाँ तो है ही नहीं कि ये जो पूरा क्वांटिटी है और ये जो पूरा क्वांटिटी इंडिपेंडेंट थोड़ी है, क्योंकि ये तो यहाँ भी अवेलेबल है। तो जब आप कोवेरिएंस लेंगे तो इसका वेरिएंस तो रहेगा, नॉन जीरो आएगा एक्चुअली। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोवेरिएंस निकालेंगे, नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, जिसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप f में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको। तो यही सब ध्यान रखना है कि हाउ टू अप्लाई थ्योरम। बोल रहा हूँ इनिशियली बच्चा वही करता है कि का स्क्वायर 2 अपॉन का स्क्वायर 7, यहाँ पे यही करेगा ना। जैसे अभी मैं, चलो मुझे तो पता है, मुझे ये पता है कि ये कर रहा हूँ, अगर बच्चा तो ये सोचेगा ना, अच्छा एक काम करते हैं कि ये जैसे हो गया का स्क्वायर 2 और टोटल का स्क्वायर 7, यहाँ 2 से डिवाइड 7 से डिवाइड, तो ये आपका बन गया 7/2 f 2,7, जो कि गलत है ना, गलत है ना, क्योंकि ये तब होगा जब ये का स्क्वायर 2 और ये का स्क्वायर 7 इंडिपेंडेंट हो, तभी ऐसा होगा। इंडिपेंडेंट तो है नहीं आपका ये, तो आपको सोचना पड़ेगा। ऑप्शन ए है, उसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन है, उसका स्टैटिस्टिक के एंड दिस, हाँ, पूरा k इंडिपेंडेंट है उससे, ये है, ये इसका थ्योरम है, वो सही है। पूरा k डिस्ट्रीब्यूशन है, डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है। पहला ऑप्शन सही है, आपने थ्योरम गामा में ध्यान से देखा होगा तो वहां है कि x प्लस वाई एंड x अपॉन वाई आर इंडिपेंडेंट, ये थ्योरम है, या और भी है ना, तो वो थ्योरम वहां पे उससे आ जाएगा। ये गामा में थ्योरम है तो इंडिपेंडेंट तो है पहला ऑप्शन, स्टेटमेंट 1। तो कहने का मतलब वो भी मैं आता हूँ, ऑप्शन पे भी आता हूँ, तो वो थ्योरम से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट f नहीं बनेगा, ये गलत, f नहीं बनेगा ये। तो ये गामा में 1/2 1,1/2 गामा 1,1/2 गामा 5/2 1/2। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? अभी देखा था हमने, क्या था ये? बीटा फर्स्ट काइंड बीटा 1 प्लस 7/2 क्यों? ये दोनों ऐड नहीं होगा। ये क्या है? अभी आप लोग ढंग से ध्यान ही नहीं देते। अभी थ्योरम लिखा था मैंने कि x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, है ना? ये था गामा अल्फा 1 बीटा, गामा अल्फा 1 बीटा, गामा अल्फा 2 बीटा, x अपॉन x प्लस वाई। अभी मुझे थ्योरम ओपन करना पड़ेगा, स्लाइड ओपन करके देखिए ठीक से ध्यान से। ये कंफ्यूजन दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे, यहाँ वहां बीटा x अपॉन y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? बीटा सेकेंड काइंड था, है ना? लेकिन कब था? जब वो इंडिपेंडेंट हो x y। मैं यही तो कह रहा हूँ, इंडिपेंडेंट नहीं है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन, और ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट थोड़ी है। ये इससे इंडिपेंडेंट है, ये इससे इंडिपेंडेंट है। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट थोड़ी है। ये तो ये सेम ही है ना, ये और ये सेम ही है, तो कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? कोई रैंडम वेरिएबल खुद से इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? अनलेस वो डिजेनरेट नहीं है। सिर्फ डिजेनरेट ही है जो अपने आप से इंडिपेंडेंट है। ऐसा कोई दूसरा रैंडम वेरिएबल नहीं है जो खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो अदरवाइज वो जो आप सोच रहे फिर उसमें तो वो आप, अच्छा पिछले क्वेश्चन में आप ही सजेस्ट कर रहे थे ना वो, तो वहां वर्क इसलिए कर गया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट दिया था मैंने। जो क्वेश्चन मैंने लिखा था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट दिया था मैंने, तो वहां वो काम कर गया दोनों तरीका। कि जैसे आपने सजेस्ट किया कि ठीक है मैं बीटा 2 कर देता हूं, तो वो वर्क कर गया। और जो मैंने शुरू में किया वो f से किया तब भी सेम आ गया।
तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट था। वो दोनों अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा जो मैं वहां कर रहा था उस क्वेश्चन के, जो मैंने किया जो आपने सजेस्ट किया था, वो दोनों यहाँ फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो न्यूमरेटर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर है दे आर डिपेंडेंट, तो वो दोनों अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगा। अभी एग्जाम वालों को पता है कहाँ गलती करोगे आप, ये चीज है। सो अभी ये वो थ्योरम यूज होगा। सो x अपॉन x प्लस वाई हैज बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2। तो अल्फा 1 इज दिस, अल्फा 2 इज दिस। वो थ्योरम देखिए, आप थ्योरम देखिए लास्ट जो लिखाए थे उसका, तो वो उससे आ जाएगा। ये आ गया। अब आपसे पूछा गया है, तो जैसे बाकी बात कर रहा है कि ई ऑफ के स्क्वायर, ठीक है ना, तो यहां से अब इजिली आप बता पाएंगे मुझे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ के क्या है। तो बीटा फर्स्ट काइंड में मीन क्या होता है? अल्फा अपन अल्फा प्लस बीटा। तो पुट करो। यस सर। सो 1/1 प्लस 5/2, तो 7/2 2/7 आ गया। 2/7। ई ऑफ के स्क्वायर क्या होगा? अच्छा के स्क्वायर मत निकालो, वेरिएंस निकाल लो। के स्क्वायर पूछा है एग्जाम में ना, तो पहले वेरिएंस निकाल लो। अब बीटा फर्स्ट काइंड का वेरिएंस क्या होता है? कोई बताओ। अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा। रुको एक मिनट। अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो 1 बाई कितना हो गया? 7/2 ना, 7/2 का स्क्वायर, हाँ, इनटू अल्फा 1 है आपका। आगे इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर। अच्छा डिनोमिनेटर में अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और न्यूमरेटर में भी बीटा रहता है। बीटा रहता है, तो ये 5/2, 5/2। तो अल्फा इंटू बीटा। चलो ठीक है, तो यहाँ से 5/2, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा? सो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। कितना है फाइनल? सिंप्लीफाई करो। फिर से बोलो कितना? 20/441। बाकी लोग चेक कर लो भाई। हाँ सर, आंसर यही है। नहीं, ये तो वेरिएंस क्या आया, हमें से पूछा है ई के स्क्वायर ना, तो यहाँ से ई के स्क्वायर निकालते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ के स्क्वायर पूछा हुआ है, तो वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कर दो। 4 + 49, 4/49। सो कितना हो गया ये? एलसीएम तो 441 ही रहेगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर है ना 441, तो ये 9 टाइम, तो ये 20 रहेगा और ये 9 टाइम है ना इसका, तो 9 4 जा 36। 56 तो ये आ गया 56 441। ये कैंसिल हो जाएगा किससे? तो यहाँ आपको दे रखा है 8/63। 7 से कट जाएगा ना 7 से 56, 8, ठीक है ना। तो Yes, sir. 7 से 8 और 7 6 जा 42, 7 3 जा, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है थर्ड स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने के का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और हमसे जो पूछा था ई ऑफ के स्क्वायर क्या है, तो वो आ गया 8/63, तो ई ऑफ के स्क्वायर आ गया अभी, ठीक है। तो जो पिछला थ्योरम लास्ट क्लास का जो लास्ट थ्योरम था
उसका जो फर्स्ट वाला पॉइंट था वो यूज हुआ है, x अपॉन x प्लस वाई इज बीटा फर्स्ट काइंड। x अपॉन वाई तब यूज करेंगे जब एक्स वाई इंडिपेंडेंट हो, जो यहाँ नहीं है। अब समझो आगे नेक्स्ट जो है आपको पूछा है, अब इसमें ध्यान से कि हमारे पास k जो है, एक्चुअली k है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर से लेके x7 स्क्वायर। तो इसको जरा समझो, मैं x अपॉन एक्स प्लस वाई बोल देता हूँ, थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया मैंने उसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो x मेरा है वो काई स्क्वायर 2 है और y जो मेरा है वो काई स्क्वायर 5 है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, थीटा से डिवाइड किया, मतलब ये समझ लो x1 स्क्वायर बाई थीटा स्क्वायर, सो दिस मतलब अपॉन थीटा एंड दिस अपॉन थीटा, अपनी मर्जी से। तो x1 स्क्वायर अपॉन थीटा पीछे देखा हमने कि वो काई स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये हो गया। अब हमने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है जब, तो ये काई स्क्वायर इज गामा आल्सो, सो दिस इज गामा 4,1/2, एक मिनट, गामा n/2 ना, सॉरी ध्यान रखना यहाँ पे। तो 1,1/2 काई स्क्वायर n इज n/2 1/2, सो n/2 1/2 5/2 1/2, ठीक। तो दोनों गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक्स वाई, तो एक थ्योरम था कि x प्लस वाई एंड क्या था वहां पे, x प्लस वाई एंड x अपॉन वाई, ये भी इंडिपेंडेंट होता है। एंड तो यहाँ पे हमारे पास x बाई एक्स प्लस वाई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई, अच्छा मुझे किसके साथ देखना है, मुझे देखना है किसके साथ, k के साथ सम को, तो x प्लस वाई तुम्हारा ये हो गया। इनफैक्ट ये भी थ्योरम है ना, x प्लस वाई एंड x अपॉन एक्स प्लस वाई, दे आर इंडिपेंडेंट। देखो तो यहां पे क्या होगा, ये भी इंडिपेंडेंट होगा यहाँ पे, सो और क्या रिजल्ट था यहाँ पे, गामा में और क्या रिजल्ट था यहाँ पे, जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा था उससे रिलेटेड तुम देखोगे, कई सारे वहां पे रिजल्ट थे ना, तो इसको अगर तुम यूज करो, ठीक है। तो ये था कि x प्लस वाई एंड x अपॉन एक्स प्लस वाई, डायरेक्टली रिजल्ट है ये डायरेक्टली थ्योरम है। जिनको देखना हो देखो पेज नंबर, सो पेज नंबर है, क्लास में लिखा रखा हूं 207 वीके रोहतगी वाली बुक पे, वीके रोहतगी एंड सलाह वाली बुक है ना उसमें, और ये भी एक थ्योरम है, तो ये थ्योरम 6 है और ये कोलोडली है। तो इस वाले रिजल्ट से डायरेक्टली ऑप्शन जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया, क्योंकि x प्लस वाई क्या है आपका, यही है x1 स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस 7, मतलब वो मैं बोल रहा हूँ थीटा हटा दो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एंड x अपॉन एक्स प्लस वाई यही आपका k है, सो दे विल बी इंडिपेंडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थीटा का चक्कर है, ठीक है जी नेहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन का ट्रू है बिकॉज दिस थ्योरम, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, डायरेक्टली ये थ्योरम है। सो फर्स्ट थ्योरम से ये आपका ओके है। तो क्या क्या हो गया, अब बचा ये, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट नंबर 3 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चा ये क्विकली गलती कर देगा, तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है क्योंकि उसको लगेगा ये काई स्क्वायर 2 है, काई स्क्वायर 7 है, वो जल्दीबाजी में f बना देगा। f नहीं बनेगा ये बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो ये f नहीं बन सकता एक्चुअली।
बीटा सेकेंड काइंड वाला थ्योरम भी यहाँ नहीं लगेगा और एफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी थ्योरम नहीं लगेगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में दोनों से काम हो गया था, लेकिन यहाँ दोनों नहीं लगेगा। तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन है। चलिए वन बाय वन देखते हैं, अभी कुछ और दो क्वेश्चन देखते हैं फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभांकर ने भेजा, उसका देखते हैं, फिर अभी बाकी एक से ज्यादा क्वेश्चन जिनके हैं तो उनका ट्राई करते हैं अभी। सर मेरा वेरिएंस गलत आ रहा था सर, इसका वेरिएंस गलत आ रहा था। ओके क्या दे रखा है तुम्हें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है आपके पास 2 है 0 है। 2 कब है, जब लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1 है एंड 0 अदरवाइज। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू हाफ। तो इसमें पहले काम करो, मार्जिनल निकाल लो तुम x का। तो x का मार्जिनल निकालोगे तो क्या होगा, इस 2 का इंटीग्रेशन करोगे y के रेस्पेक्ट में। y की लिमिट क्या है तुम्हारी, x to 1, तुम ग्राफ बनाओगे तभी दिख जाएगा। तो ये हो गया 2 टाइम 1 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी भाई बताओ शुभांकर तुम, क्या होगा x की वैल्यू। सर 0 से 1, 0 से, सर 1। अरे उल्लू यही तो तुम्हें सीखने की जरूरत है कि ये मार्जिनल आ गया तब y का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो है ना, ये अक्सर बच्चों का डाउट रहता है ना कब 0 से y लेना है कब 0 से 1 लेना है। तो मेरे भाई ज्वाइंट था तो यहाँ y का भी एक इंपॉर्टेंस है, इसलिए y के टर्म में है। कंडीशनल लिखूंगा तो अगर x गिवन y निकाल रहा हूँ तब वहां भी y का इंपॉर्टेंस है। ये मार्जिनल है तो इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ x से मतलब है, मार्जिनल है x का ये। तो y z समथिंग से इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसको सिर्फ ये देखना है तुम्हें अब कि उस रीजन में x की वैल्यू कहां से कहां तक है, कांस्टेंट में, बिना y पे डिपेंड हुए। ये मार्जिनल है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो गया तो y से फ्री। अगर तुम इसका ग्राफ बनाते यही तुम्हें सीखने की जरूरत है कि कब लिखना है कब क्या लेना है। यहाँ पे तुम लिखते x इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू वाई यहाँ पे है, सो x मोर देन 0 है, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होता है एंड y लेस देन 1 है तो y इज इक्वल टू 1। तो ये वाला रीजन आ रहा होगा, ये रीजन है। अब इसमें तुम्हें देखना है कि इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मार्जिनल देखना है तुम्हें कि x इस रीजन में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो x 0 से 1 है, इसको y से कोई मतलब नहीं है मार्जिनल को, ठीक है। तो मार्जिनल में y नहीं आएगा, कंडीशनल में आएगा, ज्वाइंट में आएगा। जहां y है वहां y का इंपॉर्टेंस है, जहां y है ही नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा y से उसको। मार्जिनल से तो निकाला हमने कि अकेला x का डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुमसे क्या पूछा है कि y गिवन x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो y गिवन x का मतलब है कि सर जॉइंट निकालना पड़ेगा जी। सो y गिवन x, ज्वाइंट तो पता है मुझे 2 है, मार्जिनल यहाँ निकल गया, फॉर्मूला पता है ना इसका तुम्हें। कंडीशनल निकालना पड़ेगा। हाँ, कंडीशनल का फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x जी। तो ये 2 है, ये तुमने अभी निकाला है 2/1 माइनस एक्स। अब ये 1/1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए हैं और ये वीके रोहित की में एग्जाम्पल है, तुम चेक करो जाके। वीके रोहित की बुक में ये एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल है, तुम चेक करो जाके। और क्लास में एग्जाम्पल, पढ़ने का टाइम नहीं है ना सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो सीखो समझो। मेन क्या है, तुम एक कॉन्सेप्ट सीख गया ना तो उसके जैसे करोड़ों क्वेश्चन हो जाएंगे। हर क्वेश्चन याद थोड़ी रखना है मुझे, हमें कॉन्सेप्ट एक समझ आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे करोड़ों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रट्टा थोड़ी मारना है क्वेश्चन मुझे, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ तो मुझे याद है कि ये क्वेश्चन वहाँ है, इसका ये बता दे भाई और बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं भी है तो क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो मुझे सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन, ये जरूरी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो तुम टॉपिक वाइज सर सॉल्व कर रहा हूं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा देखो सीख, अभी तुम लर्निंग प्रोसेस में हो तो तुम्हें सब कुछ आना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें सब कुछ आता तो तुम यहाँ क्यों आते, तो तुम ऐसे एग्जाम देते हो क्वालिफाई हो जाता तुम्हारा। तो तुम सीखने आए हो ना, तो ऐसे सीखो धीरे धीरे करके, लेकिन तुम सीखो जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में सीख लिया उसको अगले में अप्लाई करो। सेम मिस्टेक हर क्वेश्चन में मत करो, वरना तो हर क्वेश्चन तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। तो कितने क्वेश्चन रट्टा मारोगे, तो तुम्हें सीखना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है।
अब वो उस तरह के क्वेश्चन जब अगली बार मिले तो वो सॉल्व कर पाओ, इस तरह से सीखो। कि जैसे यही क्वेश्चन है, हमने कंडीशनल निकाला y गिवन x, अब देखो यहाँ कंडीशनल है, अब ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये y का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब x गिवन है y का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ मुझे y का रेंज लिखना है, बताओ y का रेंज क्या होगा। अब यहाँ देखो तुम ध्यान से y का रेंज, अब वो x भी यहाँ पे है तो x के टर्म में y का रेंज आएगा, अब फ्री नहीं आएगा। जब y का मैं मार्जिनल निकाल रहा हूँ तो y का रेंज x से फ्री होगा, यहाँ कंडीशनल निकल रहा है y का x के रेस्पेक्ट में, गिवन x है ना, तो अब y के लिमिट जब लिखेंगे तो x के टर्म में लिखेंगे, क्या होगी y की लिमिट, 1/2 से 1 होगी। हाँ वो तो ठीक है। यहाँ देखो अभी क्या है, x to 1 है, x से 1 तो यहाँ x से 1 है क्योंकि अभी मैंने x को फिक्स नहीं किया है। तो यहाँ से ध्यान से देखो y x से 1 में है और ये 1 माइनस x है, ये देख के कुछ समझ आ रहा है, y की वैल्यू a से b है, तो अगर x की वैल्यू a से b में है और अगर यूनिफॉर्म a b का पीडीएफ क्या होता है, सर 1/b माइनस a। वही है, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि y का रेंज x से 1 में है और इसका पीडीएफ है 1/1 माइनस x। इसका मतलब ये है कि ये जो y गिवन x मैंने निकाले हैं ना, y गिवन x, ये कुछ और नहीं, यूनिफॉर्म x, 1 है। या तुम जो कह रहे थे कि वो कर लो, ठीक है, f ऑफ y गिवन x बराबर हाफ निकाल लो, सो y गिवन हाफ निकाल लो, तो जब हाफ पुट करोगे यहाँ पे ना तो x को हाफ रखो, 1 माइनस हाफ, तो ये 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा, कब, जब x की वैल्यू हाफ से 1 में है। तुम यहाँ भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहने का मतलब ये है, तो आप क्या करें सर, x यहाँ मतलब y की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग सर, सॉरी y ही होगा, वो मैं गलती कर दिया हूँ, यहाँ पे होगा y, तो y मतलब हाफ से 1, ठीक है ना। देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, जहां जहां x है उसको हाफ रखना है, ठीक है ना, वो लिखने में गलती हो गई मुझसे। तो अभी क्या करना है आपको, जहां जहां हमने क्या किया, हमने x को हाफ रखा ना, तो इसमें आपको जहां भी x दिख रहा है उसको हाफ रख दीजिए, तो 1/1 माइनस हाफ, तो 1/1 हाफ मतलब 2 आ जाएगा। और यहाँ y की वैल्यू x to 1 है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो y का ही है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन y का है जब x गिवन है, तो y की वैल्यू हाफ से 1 है। भाई y जब हाफ से 1 में है तो आपको देखना चाहिए कि ओके कि y का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हाफ 1 है एक्चुअली, तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस इज यूनिफॉर्म हाफ 1। तो यही से ये यहाँ वही बात है कि y गिवन x इज इक्वल टू हाफ इज यूनिफॉर्म हाफ टू 1। अब निकालो यूनिफॉर्म ए बी का मीन कितना होता है, सर b माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन 12 सर। देखो तुम्हें वेरिएंस याद है, मैं मीन पूछ रहा हूँ, तो अच्छा सर मीन है सर a प्लस b अपॉन 2 सर। सो y गिवन x बराबर हाफ, तो बताओ यूनिफॉर्म हाफ कॉमा 1 का मीन कितना आएगा, a प्लस b, a हाफ है, 3/4 शायद। ओके 3/4। व्हाट इज वेरिएंस ऑफ y गिवन x बराबर हाफ, तो फॉर्मूला था ना b माइनस a बाई 12, वही लगाओ ना, यूनिफॉर्म हाफ कॉमा 1 है, हाँ सर एक सेकंड। यस सर 12/48। तो ये आएगा b माइनस a होल स्क्वायर बाई 12 ना, तो 1 सर 9/48 आ रहा है, 9/48। b माइनस a होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 b माइनस a होल स्क्वायर बाई 12, तो 1/48। तुम कैसे कैलकुलेशन करते हो भाई, ये हाफ से 1 है ना, तो हाफ से 1 सर उल्टा माइनस कर दिया। a b मतलब a हाफ है b 1 है, तो यूनिफॉर्म a कॉमा b, इसका वेरिएंस होगा b माइनस a होल स्क्वायर, तुम a माइनस b होल स्क्वायर कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्क्वायर है, a माइनस b होल स्क्वायर बाई 12 सेम ही आएगा, ये आएगा 1/48 आएगा। अब क्या दिक्कत, देखो यही तो ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्या पूछा है अब, यस सर यही सही था, यस सर यही सही था। बस हो गया। तो यूनिफॉर्म यहाँ से आ गया, यूनिफॉर्म आ गया, तो यूनिफॉर्म कैसे पता चलेगा, जब मुझे इसका पीडीएफ याद है कि यूनिफॉर्म ए बी का पीडीएफ 1/b माइनस ए होता है, तो यहाँ y की वैल्यू x से 1 है और पीडीएफ है 1/1 माइनस x, तो a से b है और 1/b माइनस a है, तो मुझे यहाँ से पता चला कि अच्छा ये तो पीडीएफ आ गया यूनिफॉर्म का, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया y गिवन x। ठीक है चलिए, बिना ने कुछ क्वेश्चन में देख, नॉर्मल फार्मूला लगाया कर, मतलब जैसे वो स्क्वायर करते हैं ना, y स्क्वायर पे इंटीग्रेट करते हैं, वो लगाएगा तो सर आंसर लगाना। आंसर उससे भी यही आएगा, मैं उससे करूंगा तब भी आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा।
सर दूसरा कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ उस मेथड से करूँ तब भी आंसर वही आएगा। तुम बस बोलो कहाँ इंटीग्रेशन रद्द किया होगा तुमने। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ माई वाई गिवन एक्स ये निकालता हूँ अगर मैं, तो इसका क्या फॉर्मूला है बताओ। सर इंटीग्रेशन y स्क्वायर और फिर अरे वाई स्क्वायर नहीं निकाला, अभी वाई गिवन एक्स है, तुम जो बता रहे हो इसका बता रहे हो। मैं इसका पूछ रहा हूँ वाई गिवन एक्स का, यही चाहिए ना, पहला तुम्हारा यही चाहिए था ना। यस हाँ सर। तो मान लो एक्स को मैं, वेरिएंस गलत आ रहा था, ये आ गया था वेरिएंस गलत आ रहा था। हाँ तो ये तो ई वाई स्क्वायर वेरिएंस थोड़ी है, क्या होगा। सर y स्क्वायर, हाँ सर यही मुझे नहीं पता था, ठीक है सर। ये तो ई वाई स्क्वायर, ये वेरिएंस थोड़ी है। वेरिएंस क्या होता है, सर डायरेक्टली वेरिएंस नहीं आ सकता क्या? डायरेक्टली कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला होता है ना, एक्सपेक्टेशन ई वाई स्क्वायर गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ई ऑफ वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका होल स्क्वायर। अरे भाई जैसे नॉर्मल क्या होता है, वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट वेरिएंस y का फॉर्मूला क्या होगा। सर इंटीग्रेशन y स्क्वायर सर dx। अरे भाई वो ई वाई स्क्वायर होता है, पहले तुम्हें ये सीखने की जरूरत है कि ई ऑफ वाई स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ y अलग अलग चीज है ना। ई ऑफ एक्स स्क्वायर और वेरिएंस ऑफ x अलग अलग चीज है, पहले ये समझो। तुम्हें लगता है कि ई एक्स स्क्वायर वेरिएंस x है, तो वेरिएंस का डेफिनेशन देखो ठीक से, वेरिएंस का डेफिनेशन याद नहीं है। वेरिएंस का डेफिनेशन देखो क्या है, ई एक्स स्क्वायर वेरिएंस नहीं होता है, या ई वाई स्क्वायर वेरिएंस नहीं है। क्या है वेरिएंस का फॉर्मूला, तो पहले वेरिएंस का फॉर्मूला याद करो कि वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x का, हाँ ठीक है ना। तो आप पहले ये याद करो, आपको लगता है कि ई वाई आपका वेरिएंस है, जैसे शुरू में आप यही कर रहे थे कि ये वेरिएंस, ये वेरिएंस थोड़ी है, ये तो सेकंड मोमेंट है, सेकंड कंडीशनल मोमेंट है, ये फर्स्ट सब कंडीशनल मोमेंट है। वेरिएंस यहाँ से आएगा, तो ये आपको सीखने की जरूरत है। ये बस यही सीखो आप, अगले टाइम जब वेरिएंस का क्वेश्चन है तो गलती ये नहीं करोगे ये वेरिएंस निकालो, इसको वेरिएंस नहीं बोल रहे हो, ये सेकंड मोमेंट है। अब इसमें से घटाओगे फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर तो वेरिएंस आएगा, है ना। तो ये आपको बस अप्लाई करना है कि नेक्स्ट टाइम वेरिएंस है तो ये मिस्टेक नहीं करना है आपको कि हाँ, कि यहाँ से पता चला आपको वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो डेफिनेशन याद करो, वेरिएंस का मतलब ये ई वाई स्क्वायर ई वाई का स्क्वायर, ये यूज करो, ठीक है। तो अब इस मेथड से भी सही आंसर आ जाएगा ना। यस सर आ जाएगा। हाँ इससे भी आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए विनय ने जो, अरे क्या ये क्या रिकॉर्ड हो गया गलती से। एक मिनट, देखिए बिना जो क्वेश्चन मुझे क्या है, ये एक्चुअली जाम गेट लेवल का नहीं है, ये ऊपर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मतलब ये नेट का क्वेश्चन है या नेट के कोई मॉक टेस्ट का होगा। देखो क्या कह रहा है, सैंपल ऑफ साइज 10 इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 20 आइटम्स ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। सो आपने रैंडम से सैंपल ऑफ साइज 10 इज सेलेक्टेड at random from a lot containing 20 item of manufactured product। तो टोटल 20 आइटम है जिसमें आप 10 सेलेक्ट कर रहे हो। सो नंबर ऑफ ट्रायल इज 10। सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव डी इन अ लॉट इज अननोन। अब जो टोटल उसमें आपके पास जो टोटल बॉक्स में 20 है उसमें डी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स है एंड 20 माइनस डी, तो इतने डिफेक्टिव है और इतने नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है। तो सपोज टोटल नंबर डिफेक्टिव डी इन अ लॉट इज अननोन, डी पता नहीं क्या है तो उसे टेस्ट करना होगा। एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द सैंपल। अब एक्स है कि यहाँ जो एक्स रैंडम वेरिएबल है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव है ना इन 10 सेलेक्टेड क्या था आइटम, 10 सेलेक्टेड आइटम। तो मुझे आप लोग बताइए एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। 5% अभी क्या है, अच्छा विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ लिखा नहीं ना, चेक कर लेते हैं।
सो आपने 20 में से 10 सेलेक्ट किए, अगर विथ रिप्लेसमेंट होगा तो ये बाइनोमियल हो जाएगा, विदाउट है तो हाइपरज्योमेट्रिक हो जाएगा। सो 10 सैंपल ऑफ साइज 10 इज सेलेक्टेड एट रैंडम, और एट अ टाइम जब ड्रॉ करते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट काउंट होता है। जैसे आपने 20 है उसमें 10 एक साथ निकाले एट रैंडम, सो एक साथ निकालने का मतलब वो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। अगर 1 by 1 निकालते हैं तो वहाँ गिवन होगा विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो मतलब पता ही आपको, विथ रिप्लेसमेंट मतलब कि ड्रॉ किया फिर वापस रख दिया फिर ड्रॉ किया, इस तरह से। तो वो विथ रिप्लेसमेंट में फिर बाइनोमियल बनाएगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये हाइपरज्योमेट्रिक बनाएगा। तो अभी हमारे पास क्योंकि एट रैंडम ड्रॉ किया है तो ये हाइपरज्योमेट्रिक होगा, हाइपरज्योमेट्रिक। सो पैरामीटर्स क्या होंगे, टोटल कितने हैं 20, कितने डिफेक्टिव है डी, और कितने हमने ड्रॉ किए 10, है ना। तो जो हाइपरज्योमेट्रिक में पैरामीटर्स होते हैं कैपिटल N, कैपिटल M, स्मॉल n। सो कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल। सेकंड कैपिटल M होता है कि सक्सेस में किसकी बारे में बात कर रहे हो आप। सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, तो जो भी नंबर ऑफ सक्सेस है ना इन n ट्रायल्स, तो यहाँ पे आपके पास ये है। और n हाउ मेनी आइटम्स यू आर ड्रॉइंग, तो n इज 10, स्मॉल n। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपसे कि वी विश टू टेस्ट द सैंपल, तो H0 आपके पास है कि D की वैल्यू 7 है, अगेंस्ट H1 जो है आपके पास D इज मोर देन 7। ठीक, ऐसे विनय है क्लास में, इन्होंने क्वेश्चन भेज दिया है। तो कंसीडर द टेस्ट, रिजेक्ट H0 इफ, आपको वो दे रखा है क्रिटिकल रीजन कि रिजेक्ट H0 इफ x मोर देन इक्वल टू k। ठीक है, तो k इज डिटर्मिन्ड सच दैट, और आपको k डिटर्मिन के लिए कंडीशन दे रखा है कि k कैसे डिसाइड करोगे आप। सो क्या बोल रखा है कि प्रोबेबिलिटी, ये k जो है मतलब 0.05 साइज है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग है ना, ये मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 अंडर H0 व्हेन H0 इज ट्रू, ये जो है दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 0.05, है ना। तो यही फॉर्मूला होता है ना टाइप 1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, तो मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 0.05 है। ठीक है, सो हायर लेवल मतलब इक्वल होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। देखो इसमें देख, इसमें सफिक्स में H0 लिखा हुआ है PH0, उसको मैं ठीक करके ऐसा लिख रहा हूँ कि रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, दिस इज दिस। एंड अगला बोल रहा है कि दिस इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0, अच्छा नहीं k-1 ना, मतलब ये बोल रहा है कि x मोर देन इक्वल टू k-1 व्हेन H0 इज ट्रू। तो कहने वाले हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो इसका 0.05 है, अल्फा की वैल्यू 0.05 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, which of the following are true, test is uniformly most powerful test of its size, the power function of the test is increasing, the power function of test is decreasing, and the test is unbiased। तो आपको पहले जैसे चेक करना है, देखो अनबायस्ड टेस्ट आपके जैम के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन जैम के सिलेबस में नहीं है, ये गेट में नेट में है। और पावर फंक्शन देख लेते हैं। ओके, तो पावर फंक्शन का क्या डेफिनेशन था, व्हाट इज पावर फंक्शन, कोई बताओ, याद है? Reject H0 even H1 is true. हाँ वो पावर था, ठीक है कोई बात नहीं। सो ये जस्ट रिजेक्ट H0, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रिजेक्ट H0, हाँ क्या होगा, जस्ट रिजेक्ट H0। अब वो पावर उसी का आता है ना, पावर फंक्शन से ही पावर और साइज आता है, तो अंडर H0 ये साइज पावर फंक्शन अंडर H0 साइज के इक्वल हो जाता है और अंडर H1 पावर के इक्वल हो जाता है। तो पावर फंक्शन आपको दे रखा है, मतलब अंदर गिवन d इज इक्वल टू, मान लो स्मॉल d है अभी, तो d पता नहीं ना क्योंकि आपको पता नहीं क्या है, तो ये कोई वेरिएबल है लेट्स से x या कोई छोटा वेरिएबल है स्मॉल d, तो ये पावर फंक्शन यहाँ लिखूंगा मैं, तो ये कोई फंक्शन होगा मान लो p ऑफ d,
तो p लिखने के बजाय आप लिख दो f ऑफ d पावर फंक्शन इज दिस, मतलब पावर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो रिजेक्टिंग h नो x मोर देन इक्वल टू k गिवन d इज इक्वल टू d, तो ये d का फंक्शन आएगा। अब पूछ क्या रहा है आपसे, सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड, अच्छा चेक करना, तो पहले चेक कर लो। एक काम करो, पहले k निकालना पड़ेगा। k कैसे निकालोगे आप, तो यहां से आपको देखना पड़ेगा k क्या रखोगे ताकि प्रोबेबिलिटी इससे कम हो जाए। तो d को 7 रख दोगे तो क्या होगा, x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो व्हेन यू पुट d इज इक्वल टू 7 अंडर h नॉट बात कर रहा हूं मैं, तो अंडर h नॉट x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपर ज्योमेट्रिक 20,7, h नॉट में क्या है 7 है ना, 20,7, 10। सो आप निकालो प्रोबेबिलिटी जरा x, देन आपको सुटेबल केस सिलेक्ट करना है ताकि लेस देन इक्वल 0.05 हो जाए। k क्या है ऐसा, सो दैट सुटेबल k वी हैव टू सिलेक्ट। तो k की वैल्यू है ना अल्फा इसीलिए गिवन होती है ताकि आप k निकाल सको उससे। तो एक काम करो, यहां से k निकालो। सो बोलो भाई x इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ x की सपोर्ट क्या होगा, तो x का जो पॉसिबल वैल्यू है 0, 1, 2 अप टू जितने डिफेक्टिव है d तक बोल दो। d कितना है 7 तक है, हाँ। So what is the probability of x बराबर 1 या 0 पर निकाल लो ना। अच्छा क्या x मोर देन इक्वल टू, तो मोर देन इक्वल टू क्या, तो 7 से ही स्टार्ट करो, बेटर रहेगा। x बराबर 7 निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x बराबर 7, हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, ये तो निकाल सकते हैं ना। तो पहले k डिसाइड करना है यहाँ से, तो मतलब इस प्रोसेस से k डिसाइड हो जाएगा, देन हम चेक कर लेंगे k की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अब d के रेस्पेक्ट में चेक करेंगे, d की वैल्यू जब हम बढ़ाते जाएंगे तो ये फंक्शन, मतलब इंक्रीजिंग का डेफिनेशन यूज करना है ना आपको, कि ये फंक्शन जो है इस केस में क्या होगा, और यहाँ पे ये तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इजार है। तो अगर पावर फंक्शन, दूसरा दो ऑप्शन है ना पावर फंक्शन वाला, तो हमें चेक करना है कि d की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, तो आपको बस ये चेक करना है। फॉर एग्जांपल मान लो 1 जो है, जैसे है ना 2 मोर देन 1 है, तो आपको चेक करना है कि fd है ना, मान लो fd इज मोर, अच्छा यहाँ d मोर देन 7 था तो मोर देन 7 लेना पड़ेगा ना, अंडर h1 लेते हैं हम लोग। तो अंडर h1 अगर कंसीडर करेंगे तो 8, 9 देख लो, पावर फंक्शन d का फंक्शन आएगा when h1 is true, है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, पावर इज d मोर देन, है इस तरह 7 हो जाएगा, तो d क्या होगा, तो एक बार 8 रख के देख लो, एक बार 9, मान लो जैसे 9 इज मोर देन 8 फॉर एग्जांपल, तो आपको चेक करना है कि f9 मोर देन f8 आएगा क्या। तो अगर ऐसा आ जाएगा इसका क्या मतलब है कि ये पावर फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर उल्टा आ गया तो इसका मतलब क्या है, पावर फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये चेक करना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट में, मतलब एक फंक्शन है जस्ट। तो यहाँ d इज इक्वल टू d लिया, जो d की वैल्यू अंडर h1 चेक कर लेंगे हम, तो d मोर देन 7 है तो फंक्शन आएगा उसका, तो d की डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यू क्या आएगी, है ना। इस तरीके से यू कैन चेक फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ d, मतलब डिफरेंट वैल्यू मतलब फंक्शन ऑफ d है तो d को 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी रख सकते हो। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, उससे पता चल जाएगा। और बाकी अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन देखो क्या होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनबायस्ड टेस्ट। ये अनबायस्ड टेस्ट एग्जाम में नहीं है, ठीक है ना। तो अनबायस्ड टेस्ट, हाँ तो वो चेक कर लो एक बारी कि वैसा होगा क्या, तो वो डेफिनेशन लगा लो। और तीसरा है, और मोस्ट पावरफुल चेक करना है, तो अगर हम मान लो इसमें क्रिटिकल रीजन वो लगाते हैं, नेमन पियर्सन लेमा लगा के देख लो क्या क्रिटिकल रीजन सेम आएगी। सो नेमन पियर्सन लेमा से चेक हो जाएगा मोस्ट पावरफुल टेस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ आपको एमएलई फाइंड करना पड़ेगा किसका, सैंपल साइज यहाँ पे क्या है, एक मिनट, क्या करते हैं आप लोग, डी का ना। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब आएगी इसकी, क्या होता है LH नॉट अपॉन LH1, दिस क्वांटिटी इज लेस देन K इक्वल टू K। तो यहां से चेक करना पड़ेगा कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या यही क्रिटिकल रीजन आएगी। तो यहाँ पे लेकिन H1 में तो आपके पास वो है
क्या बोलते हैं इसे, कि ये तो ऑल्टरनेटिव है ना, तो ऑल्टरनेटिव के लिए हम क्या करते थे डिनोमिनेटर में, जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट होता है तो आप कैसे फाइंड करते हैं क्रिटिकल डिवीजन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में? बताओ भाई, हाउ टू फाइंड? MLE सर MLE सर। हाँ, तो वहां पे आप डिनोमिनेटर में एमएल यूज करते हो कि लाइक्लीहुड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, वही देखते हैं ना आप कि एमएल क्या है, तो उससे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अप्रोच अगर आप देखो तो पहले वही है कि अनबायस्ड टेस्ट का डेफिनेशन यूज करो, फिर आप उसे क्रिटिकल डिवीजन फाइंड करके देखो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्या यही आएगा। और उसके बाद क्या होता है कि अगर लाइक्लीहुड रेशियो मान लो मोनोटोनिक वो है, क्या होता है लाइक्लीहुड रेशियो अगर इंक्रीजिंग है तो क्रिटिकल डिवीजन क्या रहता है, x लेस देन इक्वल टू k। और अगर रेशियो डिक्रीजिंग है तो डिफरेंट उसके लिए डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। ये सर आपने शायद डिफिनेशन लिखाई थी इसकी कुछ कि इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग होगा। हाँ हाँ, तो अगर उस तरह से है तो चेक कर लेंगे बस, इसमें क्या है वैसे ही। तो एक बार ट्राई करके देखो। अच्छा विनय तो क्लास में है नहीं, आप एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो फिर मुझे भेजना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ये बाकी अप्रोच यही है, आपको चेक करना है पावर फंक्शन जो है, बाकी कॉन्सेप्ट बस डेफिनेशन लगाने हैं आपको इसमें। तो इसको ट्राई करके देखो, नहीं होता फिर आप दोबारा पूछो या मुझे, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, देख लेता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट किसका डाउट है अब? शुभांकर तुम्हारा तो एक डाउट डिस्कस किया ना अभी, बाकी लोगों का देखते और कोई है? शुभम सर ये भी बता दीजिए सर, ये भी बता दीजिए। हाँ, एक एक करके एक पर्सन का डाउट डिस्कस करते हैं, फिर हम दोबारा तुम्हारा टर्न आएगा। तो अभी जिन लोगों ने 21 वाले में मीडियन और मोड वाला नहीं चल रहा है, तो मीडियन तो हो जाएगा सीनियर से। नहीं उतना नहीं करना है, यहाँ पे रिजल्ट सिंपल ये है कि ये बताओ जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है x अगर है बीटा मान लो m, m, तो इसका पीडीएफ क्या होगा? नहीं, बीटा m, m इक्वल है और m को इक्वल कर दिया मैंने, तो x की पावर क्या होगी? m माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1, बीटा फर्स्ट काइंड है। सो ये रिजल्ट दिखा रहा हूं मैं भी, तो यहाँ पे क्या होगा, और x बिटवीन 0 एंड 1, x 0 1 के बीच है। तो यहाँ से एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन पता क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो x इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट व्हाट? तो अबाउट इट्स मीन। अच्छा चलो, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस केस में इसका मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल आएगा, क्योंकि इसका यूनि मोड आएगा, मीन, मीडियन, मोड। और इसका मीन कितना होगा? अगर बीटा m, m है तो इसका मीन कितना आएगा? सर m/m+n। हाँ, mn इक्वल है 1/2। तो ये 1/2। तो बीटा, अगर अल्फा बीटा इक्वल है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड का है जहां पे दोनों पैरामीटर इक्वल है, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट हाफ एक्चुअली, ठीक है ना। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों हाफ आएगा इसका, और सिमेट्रिक इसके अबाउट होता है, अपने मीन के अबाउट होता है। तो यहाँ मीन, मीडियन, मोड तीनों हाफ होगा। तो तुम्हें सिर्फ मीन पता है तो बाकी सब पता है, क्योंकि एक थ्योरम ये है कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल। मोड एक्चुअली कई बार 2 मोड आ जाते हैं, तो यहाँ पे यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो उस केस में इक्वल रहेगा। तो ये यहाँ पे आएगा। तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जो आपने भेजा इसमें सिंपल ये है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, हालांकि कि आपके पास x1 से लेके क्या है, सैंपल साइज 9 है। सो ये यूनिफॉर्म 0 1 है। तो मुझे ये बताओ कि यूनिफॉर्म 0 1 है तो x5 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर बीटा 1 5 कॉमा और फिर n-2+1। r, n-r+1, r5 है तुम्हारा, क्या आएगा? 5,5। 5,5। अरे ठीक से लगाओ भाई थ्योरम। XR होता है बीटा फर्स्ट काइंड r, n-r। कल ही तो लिखाया था 7 to 9 में।
तो अप्लाई करो इसको अब। x5 इज बीटा 5,5 और 5,5 है तो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x5? इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है? 1/2 और ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली किसके अबाउट? हाफ के अबाउट। तो यही मीन है, यही मीडियन है और यही मोड है किसका? x5 का। सो फिफ्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन भी यही है, मोड भी यही है, तीनों यही होगा। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर x5 बीटा 1 है तो आपने आज ही थ्योरम देखा है कि, या पहले भी देखा होगा आपने ना, कि 1 माइनस इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? ये बीटा फर्स्ट काइंड है ना। हाँ, सो हमने यही देखा ना कि x इज बीटा फर्स्ट काइंड, तो x अपॉन 1 माइनस x इज बीटा सेकेंड काइंड, सेम पैरामीटर 5,5। अब फर्स्ट ऑप्शन यही बोल रहा है ना, इसी का मीन पूछ रहा है ना आपसे। सो व्हाट इज द, अच्छा सॉरी 9 है वहां पे, 5 नहीं है ना, अच्छा 9 है, कोई बात नहीं सर 9 है वहां पे। हाँ तो कोई बात नहीं। x9 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बताओ, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x9? नाइन्थ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसी फॉर्मूले से। हाँ बीटा 9,1, तो कोई बात नहीं, यहाँ 9 कर दो तो यहाँ 9 कर दो तो यहाँ 9,1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसके हिसाब से ये आ गया। तो x9 अपॉन 1 माइनस x9 बीटा 9,1, ये बीटा फर्स्ट काइंड था और ये बीटा सेकेंड काइंड है। अब बीटा सेकेंड काइंड का मीन निकालो, x9 अपॉन 1 माइनस x9, तो बीटा सेकेंड काइंड में बताओ जी मीन क्या होता है? सर अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1। तो एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1, कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। तो इसने क्या बोला है ऑप्शन में? दिस इज फाइनाइट। तो बोला है कौन सा नॉट ट्रू है? तो ए ही नॉट ट्रू है क्योंकि ये फाइनाइट नहीं आएगा। तुमने देखा होगा वहां लिखा रहता है बीटा मोर देन 1 होना चाहिए, तो ये चीज है। तो ये इन्फिनिटी आ गई, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज नॉट फाइनाइट। तो हो गया। आज ही मैंने इसका पढ़ा है 24। हाँ सर आपने जो सिमेट्री के लिए थ्योरम दिखा है ना, वो हाफ के लिए ट्रू नहीं होता ना, अल्फा बीटा हाफ होंगे तो। हाँ वो हाफ पे फेल होता है आई थिंक। हाँ सो वो बीटा हाफ हाफ में एक्चुअली 2 मोड आते हैं ना, तो इसीलिए मीन मीडियन तो इक्वल रहेगा, मोड इक्वल नहीं होगा वहां पे, है ना। अभी कहना चाह रहे हो? सो बीटा हाफ कॉमा हाफ, तो इसका क्या होगा पीडीएफ? सो 1 बाई बीटा फंक्शन हाफ कॉमा हाफ एंड x की पावर क्या होगा? 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। देखिए कितना बन के कितना आता है ये। अच्छा ये तो आज ही हम डिस्कस कर रहे थे ना इस तरह क्वेश्चन। तो हाँ तो ये एक्चुअली 1/पाई और कितना होगा देख लो एक बार, कौची ये बनेगा? नहीं चेक करो इसका क्या आएगा। कौची नहीं बनेगा सर। हाँ 1 माइनस x है ना, तो क्या आंसर आएगा बोलो? x इंटू 1 माइनस एक्स का रूट। तो और यहाँ x की वैल्यू कितनी है? बीटा सेकंड काइंड होता है ना, तो कौशी होता है। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये 0 से 1 है। और वो उसमें था, हम लोग क्या डिस्कस, हाँ सो अभी क्या है तुम्हारे पास? वो बीटा सेकेंड काइंड में था कि उसका वो आ गया था उसके इक्वल कॉची के स्क्वायर के। हाँ अभी देखो इसमें एक्चुअली क्या है, इसको तुम अगर इसका मीन कितना आता है? ये बीटा फर्स्ट काइंड है ना। सो व्हाट इज मीन? यहाँ से मीन कितना आएगा? 1/2। वेरिएंस कितना आएगा? अच्छा वेरिएंस की जरूरत क्या है? मुझे मीन मीडियन मोड चाहिए मेरे को। सो आई नीड मीडियन, तो मीडियन 1/2 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोड में दिक्कत है यहाँ पे,
कि ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके पास 2 मोड होते हैं, है ना। कैसे पता चलेगा तुम्हें? तो इसको मैक्सिमाइज करो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करो। व्हेन विल इट टेक मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बताओ। सर ये इन्फिनिटी के जाएगा ना, 0 to 1 में x की वैल्यू है तो। हाँ, तो x की वैल्यू जो 0 रखोगे तो इन्फिनिटी होगी, और x की वैल्यू 1 रखोगे तब भी इन्फिनिटी होगी, है ना। तो इसके क्या क्या मोड है इसके, अगर 0 1 मैं इंक्लूड कर दूं इसके उसमें, तो 0 1 ही होगा, 0 1 में मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी पे तो मिनिमम लगेगा। x को हाफ रख दूं मैं अगर, तो x को हाफ रखूंगा तो क्या होगा, हाफ इंटू हाफ, तो कितना आ गया 2/पाई, मतलब fx की वैल्यू। x को हाफ रख के pdf क्या आएगा, 1/2 इंटू 1/2। 2/पाई। हाँ, तो 2/पाई हो जाएगा ना। तो 2/पाई मैक्सिमम वैल्यू थोड़ी है। तो मोड क्या होता है इसका, मतलब मोड का डेफिनेशन क्या है? मोड का डेफिनेशन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x at which f of x is maximum। हाँ, तो आपको पीडीएफ को मैक्सिमाइज करना है। तो ये मैक्सिमम कब होगी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन दिस फंक्शन, ये फंक्शन कब मैक्सिमम होगा? तो ये 1/2 पे प्रॉब्लम है, ये मुझे पहले से ही पता था, लाइक ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 0 और 1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, अदरवाइज नहीं। तो 0 और 1 इसका मोड हो जाता है। तो मेनली अगर x तुम्हारा नेचुरल नंबर है तो उसके लिए क्या होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी? स्पेशली छोड़ो ये जरा जो मैं लिख रहा था ना, तो इसके लिए मैं लिख रहा था बीटा 5 के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये रिजल्ट कब कब ट्रू है, क्योंकि हाफ पे ट्रू नहीं है, हाफ ऑफ बीटा हाफ ऑफ एक्चुअली बाई मॉडल है, 0 और 1 दोनों मोड होगा उसका। सो इस पे m पे क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से ज्यादा ही रखना पड़ेगा, 1 से ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 1 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, अगर तुमने 1 1 पुट कर लिया तो क्या बन जाएगा, ये m को 1 और m को 1 रख दिया तो क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1। और यूनिफॉर्म 0 1 का मोड, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म 0 1 भी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो इसका मोड क्या होता है, मीन हाफ है, मीडियन हाफ है। यूनिफॉर्म 0 1 का मीन भी हाफ, बिटवीन 0 and 1। हाँ, तो पूरा इंटरवल मीडियन है उसका, सॉरी मोड, पूरा जो सपोर्ट है वो मोड है इसका। तो यहाँ भी यूनी मॉडल नहीं है। तो मेनली क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे m मोर देन 1 होगा तो उसके लिए ओके रहेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 में भी यूनिक मोड जब है तब ऐसा होगा। ये रिजल्ट तब ट्रू होता है जब यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनी मॉडल का मतलब है कि एक ही मोड मिलेगा तब, क्योंकि मोड यूनिक नहीं है ना, मोड इज नॉट यूनिक। तो इन जनरल मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल कब होते हैं, जब नॉट इन केस ऑफ बीटा ओनली, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कि मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल तब होगा जब वो एक ही मोड एग्जिस्ट कर रहा है उसमें, हाँ यूनी मॉडल होगा। अदरवाइज मीन और मीडियन इक्वल रहेगा सिमेट्रिक में। मोड कोई जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है। मतलब मोड को जरूरी नहीं कि मीन के इक्वल रहेगा हमेशा, क्योंकि मोड अगर एक से ज्यादा है तो फिर जरूरी नहीं कि वो इक्वल ही होगा। तो ये है, तो ये यूनी मॉडल के लिए थ्योरम ओके है। तो यहाँ पे ये अब क्वेश्चन ये है कि बीटा एम एम यूनी मॉडल कब होगा, तो ठीक है, आई थिंक एम तुम स्ट्रिक्टली मोर देन 1 ले लो, फिर यूनी मॉडल हो जाएगा, है ना। तो हमारे क्वेश्चन के लिए 5 5 था, 5 के लिए ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
5 एक्चुअली बीटा 5 इज अ सिमेट्रिक और इसमें यूनिक मोड एग्जिस्ट करेगा, वो हाफ है। मोर देन हो, इसका पीडीएफ को मैक्सिमाइज करके देखो तो पीडीएफ विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू हाफ। तो इसका मतलब है कि मीन मीडियन मोड तीनों हाफ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट। मैंने आपको टिकट दिया था। हाँ देखता हूँ, एक मिनट। तो अभी बाकी लोगों के भी क्वेश्चंस थे ना, आ गया फोन। 1 बाय 1 है ना, देखते हैं जिनका रह गया। तो एक तो क्वेश्चन किया ही है, और ये शुभम भाई इसको तुम ट्राई करो, आज मैंने पढ़ाया ना, इसके बेस पे ट्राई करो 24। यस सर, ये वाला ट्राई। हाँ अभी ट्राई करो, जो थ्योरम पढ़ाया उस पे ही हो जाएगा। ये नहीं होगा तो कल 9 to 11 में डाउट क्लास है, कल पूछो। इसको पहले तुम ट्राई करो, आज पढ़ाया उस थ्योरी पे, 9 to 11 में पढ़ाया हमने। ये जो नया बोला ऑप्शन सी, यू एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हाँ तो वो थ्योरम लिखाए थे मैंने, इंडिपेंडेंट तो है यू भी, क्यों इंडिपेंडेंट है तुम चेक करो। इसमें तुम्हारे पहला क्वेश्चन है, देखो। सो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास 38 जो है कि x1 x2 x3 ये IID क्या है, नॉर्मल 01, और आपके पास u जो है दैट इज 2x1 स्क्वायर अपॉन x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, v जो है 2 टाइम x2 माइनस x3 होल स्क्वायर अपॉन में 2x1 स्क्वायर प्लस x2 प्लस x3 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो आपको सिर्फ ऑप्शन सी में डाउट है, देखो ऑप्शन सी है यू भी इंडिपेंडेंट क्यों है। तो पहले आप ये डिसाइड करो कि क्या U का डिस्ट्रीब्यूशन F11 होगा एंड B का F12। u का F11 होगा, v का F12 होगा। ओके ठीक है, मैं मान लेता हूँ। तो आपको डाउट ये ना इंडिपेंडेंट क्यों है कि नहीं है, ये पूछ रहे ना आप। यस सर। चलिए तो इसको ट्राई करके देखते हैं, तो इंडिपेंडेंट क्यों है। तो यहां से x2 प्लस x3 और ये इंडिपेंडेंट क्यों होगा। हाँ जी, क्या आंसर करेक्ट दे रखा है क्या, इसमें ट्रू है। चेक करो आंसर क्या है। तो इसको प्रूफ अगर करना हो अब वो तो कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट है, यू भी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो इसको हम ट्राई करते हैं काई स्क्वायर में ब्रेक करके, देखो। हाँ सर, A and C 2 है। ठीक है ना, तो काई स्क्वायर में इसको ब्रेक करो, तो ये तो काई स्क्वायर ऐसे बन रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वो यूज करना है। काई स्क्वायर में इसलिए करना ताकि गामा बना सकूं, तो गामा वाला थ्योरम यूज कर सकूं मैं। ठीक है, देखो तो अभी मैंने लिखा था ना एक थ्योरम, उसी पे आ जाएगा। अभी क्या थ्योरम लिखा था कि x अपॉन वाई एंड x प्लस वाई आर इंडिपेंडेंट, ये है ना थ्योरम। कब है ऐसा, जब x y इंडिपेंडेंट, अभी तो थ्योरम लिखा था। सो ये जो थ्योरम लास्ट क्वेश्चन में, अभी जो पहला क्वेश्चन जिसमें सॉल्व कर रहे थे कि x इज गामा अल्फा 1 बीटा, y इज गामा अल्फा 2 बीटा। इनफैक्ट है ना अल्फा 1 है ना, जो मैं थ्योरम तुम्हें कह रहा था कि ठीक है, रोहित की मैं जो रेफरेंस दिया था ना, पेज नंबर थ्योरम नंबर 6 है, पेज नंबर 207 पे। ये बोल रहा है कि गामा 1 है ना, गामा अल्फा 1 बीटा, गामा अल्फा 2 बीटा, तो x प्लस वाई एक्स अपॉन वाई आर इंडिपेंडेंट। ठीक तो है, तो x अपॉन वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। सो दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, फाइन। एंड तो ये पूरा u जो है इसके डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है। अब मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि ये u पूरा इसके न्यूमरेटर से भी इंडिपेंडेंट है, तो v से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस थ्योरम से x अपॉन वाई एंड x प्लस वाई इंडिपेंडेंट है। ये काई स्क्वायर बनेगा जो गामा है, ये भी काई स्क्वायर बनेगा जो गामा है, ये भी काई स्क्वायर है, ये भी काई स्क्वायर है, सो गामा है। सो x अपॉन वाई x प्लस वाई दे आर इंडिपेंडेंट बाय थ्योरम। अब
x2 माइनस x3 और x2 प्लस x3 कोवेरियंस क्या आता है? x2 माइनस x3 और x2 प्लस x3 आप कोवेरियंस निकालो, 0 आएगा। मतलब ये थ्योरम है कि xy अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट है, तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इंडिपेंडेंट होगा। ये आपने देखा होगा, ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल विथ इक्वल वेरिएंस देन x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि कोवेरिएंस 0 आ जाएगा। और तुम्हें पता है इंडिपेंडेंट नॉर्मल में बाईवेरिएट हो जाता है, तो इफ एंड ओनली इफ का केस होता है कि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0, कोवेरिएंस 0 तो इंडिपेंडेंट है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट है। क्या x1 और x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट है? वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x1 x2 x3 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो x1 x2 माइनस x3 से भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो क्या दिखाया हमने कि ये न्यूमरेटर जो है u न्यूमरेटर से भी इंडिपेंडेंट है, u डिनोमिनेटर से भी इंडिपेंडेंट है, तो u पूरा v से इंडिपेंडेंट होगा। फंक्शन ही है ना। सो इफ xy आर इंडिपेंडेंट, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो हो गया, ठीक है। देखिए ये थ्योरम यूज हुआ। एंड कौन सा? देखो एक मिनट, ये एंड में x is normal 0 1, y is normal 0 1 and they are independent। ठीक, यहाँ ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई आर इंडिपेंडेंट। ये ठीक है, तो यूज करो इसको। सर ये सिर्फ नॉर्मल के केस में, सब में होता है? नहीं नहीं, सिर्फ नॉर्मल में होता है। ये सिर्फ नॉर्मल में होता है, वो सिर्फ गामा में होता है। हर डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो गामा है, तो काई स्क्वायर भी एक गामा रैंडम वेरिएबल है। इसमें क्या डाउट है आपको? नया इसको क्या बताऊं? हाँ सर समझ आ गया। नहीं, दूसरे नेहा को। ये ये x अपॉन y है भी और ये w अपॉन x प्लस y है। इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ आ गया, हो गया। क्या समझ आ गया? बताओ फिर, मुझे समझाओ तुम। सर जैसे वो गामा में होता है x अपॉन y एंड x प्लस y इंडिपेंडेंट होता जी, तो ये u जो है इससे इंडिपेंडेंट है और यही u इससे भी इंडिपेंडेंट है। है, इससे भी होगा तो ये दोनों इंडिपेंडेंट। हाँ, तो u और भी पूरा इंडिपेंडेंट हो गया। तो x अपॉन y है और ये x प्लस वाई है, दीज टू आर इंडिपेंडेंट। और ये कोई अलग ही रैंडम वेरिएबल है अभी मान लो, तो यहाँ क्या है, ये वाली चीज इससे इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3 इस थ्योरम से इंडिपेंडेंट है, तो उसका स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट होगा। क्या प्रॉब्लम है? तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट है। फंक्शन xy इंडिपेंडेंट, उसका फंक्शन भी इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट हो गया। और x1 तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है उससे, तो ये u इंडिपेंडेंट है इससे और u इंडिपेंडेंट है इससे, तो v एंड u आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये दो थ्योरम यूज हुए जिससे वो इंडिपेंडेंट हो गया u भी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए एकता का जो क्वेश्चन है क्या है इसका, और ग्रुप में कौन से क्वेश्चन थे, और बाकी क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो क्वेश्चन बचे हैं जिन लोगों के, तो इसका ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13 पे लगा